वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे ऑपोजिशन की सियासत का और हुकूमत के साथ ऑपोजिशन के बदस्तूर तनाव का। 2 रोज़ कबल हुकूमत की तरफ से जो कलअदब मजहबी तंजीम के साथ मुआहिदा हुआ, फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के हवाले से जो करारदाद फिर पेश की गई पार्लियामेंट के अंदर, उसी दौरान स्पीकर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद स्पीकर की तरफ से अब्बासी साहब को 7 रोज़ के अंदर वजाहत देने और माफ़ी मांगने का नोटिस भी भेज दिया गया है। ताहम अब्बासी साहब ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है और ये इल्ज़ाम लगाया है कि स्पीकर अपोजिशन को ऐवान में बात करने का मौका नहीं दे रहे। आज भी अपोजिशन अरकान ने ऐवान के अंदर भरपूर एहतजाज किया और हुकूमत के ऊपर गैर संजीदा होने का इल्ज़ाम लगाया है। इसके साथ साथ जो एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब को गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट से बेल उनकी मंजूर हो गई और आज वो जेल से रिहा हो गए। नवाज लीग ने इसको हुकूमत का जो करप्शन का बयानिया है उसकी नाकामी करार दे दिया है। तकरीबन 7 माह के बाद वो आज जेल से रिहा हुए हैं। इसके साथ साथ जो दोनों बड़ी अपोजिशन की जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके दरमियान जो तनाव है वो भी जारी है। एतमादी जो है दोनों जमातों के दरमियान वो जो है उसमें कोई कमी देखने में नहीं आई। इन सारे मामलों के ऊपर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। सर, आप तो आजकल एंग्री यंग मैन बन गए हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एंग्री यंग मैन नहीं है सर। ये आपने तो स्पीकर को घबरा मतलब डरा के रखा हुआ है। ये अच्छी बात नहीं है। ये बड़ी बदनसीबी है कि ऐवान में ऐसी बातें होती हैं। हालांकि ये दुनिया की पार्लियामान का हिस्सा है, क्योंकि पार्लियामान अपने जज्बात के इजहार की जगह होती है। बदकिस्मती से जो मौजूदा स्पीकर हैं, इनको ना अपनी इज्जत की परवाह है, ना ऐवान की इज्जत की परवाह है, ना इनको अपोजिशन की फिक्र है। ये फरीक बन चुके हैं। 3 साल हो गए, कोई डिबेट असेंबली के अंदर नहीं हो सकी है। असेंबली का रिकॉर्ड देख लें, बारहा मीटिंग्स के अंदर लिखकर पर्सनली जाकर इनको समझाया कि जनाब बुनियादी हक होता है बात करना ऐवान के अंदर। जब कोई इशू आए, बुनियादी हक होता है मेंबर का, आप उसे ले नहीं सकते। सर, अगर वो ज्यादती कर रहे हैं तो अगर आपकी तरफ से सख्त जुबान इस्तेमाल होगी तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, 2 wrongs don't make a right, मतलब कि आप भी तो एक अच्छा प्रेसिडेंट तो नहीं सेट कर रहे। मैंने पहली बात कही कि बिल्कुल गलत है ये, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब मतलब कि गलत जुबान इस्तेमाल करने के अलावा नहीं, गलत जुबान मैंने नहीं कहा। मैंने कहा जी मैं जो भी कहा कि आपकी शान में कुछ गुस्ताखी कर सकता हूं, तो ये होता है, ये पार्लियामान में होता है। स्पीकर के साथ नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। मैंने 8 स्पीकर के साथ काम किया है, कभी भी पोडियम पर भी जाने का इतफाक नहीं हुआ, ऊंची जबान का इस्तेमाल का इतफाक नहीं हुआ। यहाँ ये तो पहली दफा टीवी पर आ गया, ये को 20 दफा पहले भी हो चुका है। इस तरह की जुबान इस्तेमाल हुई इस तरह की शायद इतनी तलखी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ मामला नमूसे रसालत का था। नमूसे रसालत का करारदाद आई थी। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन जो आज छूट गए वो भी जेल में थे, पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर भी जेल में थे, हमारे पार्टी के उस वक्त 55 से ज्यादा मेंबरान मौजूद थे। उन सब के जज्बात उभरे हुए थे और मैंने उनकी नुमाइंदगी करनी थी। तो जब रेजोल्यूशन पेश हो गया, फिर अपोजिशन की बारी होती है बात करने की। स्पीकर साहब ने बड़ी तेजी से रेजोल्यूशन को पता नहीं क्या करना चाहते थे, जो कि बाद में उसका पता चला कि सारी वजह क्या थी। उन्होंने कोशिश की कि बस यहीं पे मामला खत्म हो जाए, अपोजिशन बात ना कर सके। फिर ये तलखी हुई। मुझे इस पे कोई माफी मैं किसी से नहीं मांगूंगा सर। और फिर अब उनका अगला स्टेप क्या होगा? जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले सर। बट कल को आप भी तो हुकूमत में आएंगे, आपके भी स्पीकर होंगे, फिर उनके साथ अपोजिशन की जमातें भी इस तरह का रवैया इख्तियार करेंगी। हमारे स्पीकर रहे हैं, रिकॉर्ड मंगा के देख लें। 27 अपोजिशन के अरकान ने तकरीरें की हैं। मैंने खुद मिनिस्टर था, मैं क्वेश्चन रेज होता था, 20 मेंबरान बोलते थे अपोजिशन के, मैं एक आदमी जवाब देता था। यहां पर
आज तक कोई डिबेट असेंबली में नहीं हो सकी, कोई एडजर्नमेंट मोशन नहीं आया। हम वहां पर करने क्या है, हम कुर्सी पे बैठने आए हैं और स्पीकर साहब का रवैया देखने आए हैं। मैं माजरत चाहता हूं, ये बात इससे भी आगे, आज बात इससे भी आगे चली जाती। आज हुकूमत के मेंबरान भी शामिल हो गए। क्या मतलब सर? आज हुकूमत के बेंचेस से अराकीन उठकर आए कि जनाब डिबेट हो। उन्होंने उठाया हुआ था एक प्ले कार्ड भी जिस पर लिखा था, ये हुकूमत के अराकीन थे कि फ्रांसीसी सफीर को बाहर निकाला जाए। तो जब आप इन जज्बात को दबाएंगे, हम तो कह रहे थे भाई आपने रेजोल्यूशन मूव किया है, अब उस पर बहस होनी है, बहस शुरू करें। अगर हुकूमत के वजीर नहीं है, वज़ीर आज़म नहीं आया, उनके पास वक्त नहीं है नामूस रसालत के लिए, तो हमें तो बात करने देना। हम तो बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऐवान की एक मुत्तफ़िका आवाज़ हो जो दुनिया के सामने जाए। अच्छा सर, ये इस पे इशू पे बाद में आते हैं, बट अब आपके ख्याल में स्पीकर साहब की तरफ से क्या रिस्पांस आएगा? जब आपने तो क्लियर कर दिया आप माफी नहीं मांगेंगे। जी, मैंने उनको बड़ा क्लियर कर दिया है मीडिया के जरिए कि क्योंकि उन्होंने भी खत मुझे बाद में मिला और मीडिया को पहले भेजा। सही। तो मैंने क्लियर कर दिया कि मैं सिर्फ एक जात से माफी मांगता हूं, आपसे माफी मैं नहीं मांग सकता, ना आपको हक है मुझे माफी का कहने का। अगर ये ऐवान चलाना है तो फिर ऐवान में इस पर डिबेट कराएं। आप कहें, स्पीकर का हक है, कहे कि इस आदमी ने मुझसे ज्यादती की है, फिर मैं भी बात करूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि क्या हुआ है ऐवान में। ये स्पीकर फरीक बन चुका है, मुझे उसकी किसी बात में एतमाद नहीं है। वो तो ठीक है सर, एज आई सेड कि मैं आई मीन आई एम नॉट डिफेंडिंग हिज बिहेवियर, मैं सिर्फ नहीं आप डिफेंड करें। नहीं आपके नहीं बात ना करने देना बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल भी मैं ये नहीं, मेरे सिर्फ कहने का मकसद ये थी, खदशा सिर्फ ये है कि इस तरह एक दफे जब प्रेसिडेंट सेट हो जाता है हमारे यहाँ स्पेशली, तो वो फिर जब हुकूमत तब्दील भी हो जाएगी, स्पीकर बेहतर भी आ जाएंगे, तो ये जो गलत रवायात है ना, इनसे पीछा छुड़ाना हमारे लिए बड़ा गलत रवायात स्पीकर ने डाली है कि हाउस में कोई बात नहीं कर सकता। मैं आपको देखिए, पार्लियामान मैंने काफी अरसा गुजारा है, मैं पार्लियामान के मामलात को समझता हूं। पार्लियामान में एक बुनियादी जरूरत होती है, ये पूरी दुनिया में रवायत है, हमारी मुल्क में रवायत है कि जो आदमी हाउस में ना हो उसके बारे में आप बात नहीं कर सकते, और जो मौजूद हो उसको फिर जवाब का हक होता है। यहां पर बारहा, एक दफा नहीं सैकड़ों दफा किसी को चोर कहा गया, किसी को ये कहा गया, किसी को वो कहा गया, स्पीकर चुप बैठा रहा। स्पीकर काम हो तो उसको मना करे। सबसे लेटेस्ट मिसाल है मुल्क के वज़ीर आज़म की। अपोजिशन नहीं थी जब एतमाद का वोट लिया जो जैली था, उसके बाद खड़े होकर तकरीर की। तकरीर का मतन मंगा ले, तकरीर का अक्स मंगा ले, आप उसकी रिकॉर्डिंग मंगा ले। स्पीकर चुप बैठा हुआ है। अपोजिशन लीडरों के नाम ले लेकर उसने कहा ये चोर है, ये धमकियां, ये स्पीकर चुप बैठा है। स्पीकर का काम था हमें डिफेंड करना, उस लिहाज को बोलना कि तुम ये बात नहीं कर सकते हो, हदफ कर दो। जब आप ये नहीं करेंगे तो फिर मेरे दिल में आपकी कोई इज्जत नहीं है। आप पार्लियामान में जाकर देखें, पहला स्पीकर मैंने देखा है हाउस में आता है, कोई आदमी अपोजिशन से खड़ा नहीं होता। गवर्नमेंट बेंचेस के आधे से ज्यादा लोग बैठे रहते हैं। हर दफा ये स्पीकर चोरी जबरदस्ती हाउस को एडजर्न करके भागता है वहां से। आज खुद नहीं आए। पर सर पहले तो मामला तो कुछ बेहतर थे ना, जब आप स्पीकर हाउस के अंदर बैठ के आप लोगों ने नेगोशिएट भी किया। आप लोगों से मेरी मुराद है ऑपोजिशन। नहीं, मैंने आप लोग बैठ के आपने नेगोशिएट किया, मैं गिल्टी तो तब ताल्लुकात बेहतर थे। जी, ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश थी। उसका जवाब ये मिला कि जो वहां वजीर बैठे हुकूमत के, उन्होंने बाहर जाके कागज लड़ाना, एनआरओ हो गया, ये आदमी चुप बैठा रहा। देखिए, आपकी इज्जत अपने आप के हाथ में होती है। मैं आपकी इज्जत करना चाहता हूं, अपने अमल से साबित करें कि आप इज्जत के काबिल हैं या नहीं है। एक बड़ा सेंसिटिव इशू था, आपने जैसे कहा कि नामूसे रसालत के ऊपर डिबेट नहीं होने दी। सर सेंसिटिव इशू था, बेहतर ये नहीं है कि उस पर जरा बहुत पब्लिक डिबेट ना हो, कमेटी के अंदर गुफ्तगू हो,
EU के साथ हमारे ताल्लुकात भी हैं, जो बार बार ऑपोजिशन कह रही है कि डिबेट हो, क्या ये अच्छा स्टेप नहीं था कि उसको कमेटी में ही रखा जाए और ऐवान के अंदर डिबेट ना हो? ये सिर्फ ऑपोजिशन नहीं कह रही, ये हुकूमत रेजोल्यूशन लेकर आई है। आई नो सर, बट तो उसमें लिखा हुआ पहला नुक्ता ये है कि फ्रांसीसी सफीर को निकालने के बारे में ऐवान में बहस हो। ये जो हुकूमत का रेजोल्यूशन है, जो खुद पेश नहीं कर सके, जो एक मेंबर से पेश करवाया, प्राइवेट मेंबर, तो ये पहली बात है, ये तरीका ही गलत है। बहस उस वक्त किसी इशू पर होती है जब हुकूमत अपना मौकफ लेकर आती है। ऐवान में आकर वो कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म कहता है, उसके वजीर कहते हैं कि पॉलिसी ये हमारी पॉलिसी है, उस पर ऐवान में डिबेट होती है। सेंसिटिव मामला है और हमने कल यही कहा कि आप कमेटी ऑफ द होल हाउस बना दें और उसको इन कैमरा कर दें अगर आप सेंसिटिव समझते हैं। ये हुआ है माजी में इश्यूज पर, ये मामला हुआ है इस तरह का। यहां पर DGISI भी आए हैं, DGMO भी आए हैं, आर्मी चीफ भी आए हैं, ब्रीफिंग दी है और हमने यही बात परसों लिखकर भेजी है कि हुकूमत आके पॉलिसी बयान करे, क्योंकि उसी रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है कि ये मामला किसी गिरोह का नहीं है, ये रियासत का है। बैनुल-अक़वामी मामलात रियासत तय करती है। तो रियासत के नुमाइंदे जो हैं, वज़ीर-ए-आज़म हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर दाखिला हैं, DGISI हैं, वो आकर हाउस को ब्रीफिंग दें कि भाई हमारी मुश्किलात क्या हैं, हमारा मामला क्या है, हमने क्या किया है। ये कोई पार्टीजन इशू नहीं है, ये एक जमात का इशू नहीं है। महला 15 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, उसको वो जिम्मेदारी किसकी है? आप हाउस में एक डिबेट भी नहीं करा सकते कि मुत्तफिक का मौकफ पूरे ऐवान का, हर सियासी जमात का बन जाए। आपने उस तरफ कोशिश भी नहीं की। ये रवैया नहीं चलता सर। बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। शहबाज शरीफ साहब की सर आज जेल से रिहाई भी हो गई, बहुत मुबारक हो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। सर बहुत अब गुफ्तगू हो रही है कि इससे पार्टी डायनामिक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और दूसरा क्या PDM के साथ जो इस वक्त इतना तनाव है, क्या उसके अंदर कोई फ़र्क आएगा? शहबाज शरीफ साहब बाहर आए हैं, क्या वो बेहतर मैनेज कर पाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो इस वक्त इतनी तलखी और हम कह सकते हैं कि टेंशन्स चल रही हैं? देखिए, जो जहाँ तक मुस्लिम लीग का ताल्लुक है, वो मुस्लिम लीग के सदर हैं और जो उनका बयानिया है वही मुस्लिम लीग का बयानिया है। तो जो बयानिया है वही शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। जो PDM का है, PDM का एतमाद दो जमातों ने तोड़ा है। एक फैसला हुआ, उन्होंने एतमाद तोड़ा, उस फैसले की खिलाफवर्जी की, हुकूमत से मिले, इस्टेब्लिशमेंट से कोलैबोरेट किया, हुकूमती बेंचेस से मेम्बरान लेकर लीडर ऑफ दी अपोजिशन बन गए। इस एतमाद को बहाल करना उन जमातों का काम है और उनको नजरसानी का मौका मौलाना साहब ने दे दिया है। सर मौलाना साहब बहुत खामोश हैं आजकल। खामोश नहीं है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी। अब मंडे को स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग है। मौलाना साहब की बीमार थे जी, काफी सीरियस उनकी बीमारी, काफी जी नहीं, अब ठीक है। अब अच्छा। वो परसों में मेरी मुलाकात हुई थी, उनकी सेहत अच्छी है। अच्छा सर, जिस तरह अब आप लोग अलग हो गए हैं ऑपोजिशन से सेनेट के अंदर, गुज़िश्ता रोज उसकी वजह से कंफ्यूजन भी हुई, मुसद्दिक मलिक साहब को मीटिंग में बुलाया नहीं गया, या गुज़िश्ता बुलाया गया था। आजम रज़ी तारड़ से बात की तो हमने कल उनसे बात की थी, तो वो कह रहे थे कि बाद में कंफ्यूजन क्लियर हो गई थी, जो मुसद्दिक मलिक साहब होनी नहीं चाहिए थी, बट हो गई ना सर। वो कह रहे थे कि क्लियर हो गई जब मुसद्दिक मलिक साहब ने वहां बयान फरमाया उन्हीं अल्फाज में जो हमने कौमी असेंबली में इस्तेमाल किए हैं, तो वो अब क्लियर हो गई। क्लियर हो जाती है, हमेशा कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। अच्छा सर ये बताइए कि इज्जत से भी हो सकती है, थोड़ी बेइज्जती करके भी हो जाती है। तो कल कैसे हुई सर? जी मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अच्छा सर ये बताइए कि अब जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप अलग हो गए, सेनेट के अंदर आपने अपना एक आजाद इंडिपेंडेंट ऑपोजिशन ग्रुप बना लिया, तो क्या आप लोगों को खदशा है कि नेशनल असेंबली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब कहेगी कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अपना बनाएंगे? इज देयर अ चांस? करें जी, जो उनकी मर्जी है करें। सर उससे फर्क क्या पड़ेगा इन प्रैक्टिकल टर्म्स? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक अगर ऑपोजिशन जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपना एक अलग सा ऑपोजिशन ब्लॉक? कोऑर्डिनेशन आसान होती है किसी इशू पर। कैसे आसान? मुश्किल नहीं हो जाती? नहीं हो सकता आसान हो जाए,
यानी जब आप कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड ऑपोजिशन, तो आसानी होती है। जी नहीं, बट व्हाट आई मीन इज कि जब वो, अगर क्या आपके ख्याल में वो अब अलग होंगे नेशनल असेंबली के अंदर, क्योंकि आप लोग अब सेनेट में अलग हो गए ना? ये उनकी मर्जी है, हम सेनेट में उनसे अलहदा नहीं है, वो हमसे अलहदा हुए हैं। नहीं सर, तो यहाँ भी अलहदा होना चाहते हैं तो सो बिस्मिल्लाह, सर अब कोई बात नहीं है। आपने कहा ना कि हम नहीं यूसुफ रजा गिलानी साहब को मानते लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। हम इसलिए नहीं मानते कि पीडीएम की जमातों ने, जिसमें वो भी शामिल थे, बैठकर फैसला किया था। आप जी अपनी जबान से अगर हट जाएंगे, अपना अहद तोड़ देंगे, एतमाद को ठेस पहुंचाएंगे, तो फिर हम आपको कबूल नहीं करेंगे। और आपने हुकूमती बेंचेस से लोग अपने साथ बिठाकर आपने लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए। ये दुनिया की वाहिद अपोजिशन है जिसमें हुकूमती बेंचेस के लोग बैठे हैं। सर अब इधर तो बहुत कुछ होता है ना, ये शायद वाहिद हुकूमत ही जो अपना सेनेटर नहीं इलेक्ट करवा सकी इस्लामाबाद से, तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, हुकूमत तो हो जाती है, इलेक्शन में आदमी हार जाता है, लेकिन गवर्नमेंट बेंचेस से उठकर अपोजिशन बेंचेस में लोग नहीं बैठते, तो उसका बड़ा टेस्ट केस बड़ा मौजूद है कि 57 लोग हैं अपोजिशन बेंचेस। प्रैक्टिकली क्या फर्क पड़ेगा अगर नेशनल असेंबली में भी वो अलग हो गए? मैंने कहा ना, कोऑर्डिनेशन थोड़ी मुश्किल होती है। पहले हम एक जॉइंट अपोजिशन होते हैं, हमारी मीटिंग्स आपस में होती रहती हैं। अब जो इशू आएगा तो एक दूसरे को रब्ता करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक को। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम हुकूमती मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे हुकूमत की और जो दरपेश चैलेंजेस हैं इस वक्त, जिसके अंदर सरे फहरस्त तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो बात होगी वो कोरोना की ही होगी। और इसके साथ साथ तो एक दूसरा बहुत अहम इशू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नज़र आ रहा है, वो है जहांगीर तरीन साहब और उनके जो हामी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और उनकी तरफ से जिस किस्म के पैगामात आ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौमी राब्ता कमेटी इजलास के बाद आज मुल्क भर के अंदर कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद करने के लिए पाक फौज की मदद का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म के मुताबिक कोरोना SOPs के हवाले से अवाम में किसी किस्म का जो डिसिप्लिन है उसका मुजाहिरा नहीं किया जा रहा और ना ही कोई एहतियात की जा रही है। और अब इन SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए फौज को पुलिस और रेंजर्स की मदद के लिए कहा जा रहा है। साथ ही उन्होंने इस वार्निंग को भी दोहराया कि अगर SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ और नंबर्स इसी तरह बढ़ते रहे तो फिर सख्त फैसले करने पड़ेंगे, शहरों के अंदर लॉकडाउन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ PTI को इस वक्त अंदरूनी तौर पर जहांगीर तरीन साहब और उनके जो हामी अराकीन हैं पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वो नेशनल असेंबली हो या प्रोविंशियल असेंबली, उनकी तरफ से भी दबाव का सामना है। इस सारे मामले के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद अली नवाज ऐवान साहब, वजीर आजम के मावने खसूसी बराए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। वेलकम टू द शो सर। जी सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये वजीर आजम साहब ने फौज से मदद मांग ली है कोरोना SOPs के हवाले से, क्यों ये फैसला आज किया गया, कुछ हमें भी बताइए। व्हाट लेड टू दिस डिसीजन? देखिए, थोड़ा इसके बैकग्राउंड, इसका कॉन्टेक्स्ट देख लें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो पाकिस्तान का एक जो पहिया चल पड़ा है, उसकी सिमत, उसके जो इकॉनमी की जो सिमत है, उसकी जो डायरेक्शन ठीक हुई है, उसको वो रोल बैक नहीं करना चाहते। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो खान साहब एक सोचते हैं कि जो उसका छाबड़ी वाला है, जो उनका रेडी वाला है, जो डेली वेजेस पे काम करता है, अगर हम लॉकडाउन के ऊपर के, जो पूरी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन के ऊपर जा रही है, तो उसका जो डेली वेजेस वाला आदमी है, वहाँ उसके लिए भूख ज़्यादा बड़ी चीज़ है ना कि कोरोना उससे बड़ी चीज़। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो पिछली दफ़ा हमने जो स्टिमुलस पैकेज दिया था 1 करोड़ 44 लाख खानदान को, 144 से 160 अरब तक उनके डोर स्टेप पे पहुंचा था, तो उससे बहुत बड़े मसाइल हुए थे, इकॉनमी को बहुत बड़ा मसला हुआ था। तो उस चीज़ को सामने मद्देनज़र रखते हुए खान साहब ने ये स्टेप उठाया है ताकि एक पहिया इकॉनमी का भी चलता रहे, लोगों का जो डेली वेजेस हैं, जो रोज़गार है, वो भी हर्ट ना हो और SOPs भी फॉलो हो। ये एक ऐसी चीज़ है जो आउट ऑफ बॉक्स सोची गई है। तो सर ये बताइएगा कि ये ऑब्वियसली फौज की भी जो रिसोर्सेज हैं उनकी इस वक्त बहुत और भी जिम्मेदारियां हैं, मसाइल उनके लिए चैलेंजेस भी हैं, तो ये आप किस तरह डिप्लॉय करेंगे, कहाँ करेंगे कि फर्क भी पड़े और वो ओवर स्ट्रेच ना हो? ओवर स्ट्रेच, देखिए दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी अगर कोई आफत है, दुनिया में सबसे बड़ा कोई मसला है, वो कोरोना। इससे बड़ा दुनिया में कोई भी दुनिया अपने जो रिसोर्सेज है
इसके ऊपर अगर उसकी स्पेंडिंग देखी जाए तो सबसे बड़ी जो स्पेंडिंग इस वक्त दुनिया में डेवलप्ड, अनडेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड जो मुल्क है उसमें वो कोरोना के ऊपर है। तो हमारे लिए भी सबसे बड़ा जो हमारा सबसे बड़ा मसला है इस पेंडेमिक को हैंडल करना है। उस पेंडेमिक को हैंडल करने के लिए हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उसे डिप्लॉय करेंगे। चाहे अब जो इसका आउट ऑफ बॉक्स ये जो सोचा गया कि पाकिस्तान की अफवाज को इसके अंदर शामिल किया जाए और SOPs के ऊपर इसको इंप्लीमेंट कराया जाए, ये सबसे बड़ी चीज है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट इससे पहले कहीं भी दुनिया में इस तरह आपने कोई शहर सामने रखे हैं कि ये इन शहरों के अंदर आप डिप्लॉय करेंगे, नंबर्स कितने हैं जो आप डिप्लॉय करेंगे? मैं आफा में अच्छा सुन तो इजी हो जाएगा इस चीज के। देखिए ये फोरम NCOC क्या है, उन्होंने जो इसके अंदर परसेंटेजेस रखी हुई हैं, एक मैक्सिमम परसेंटेज से अगर जहां भी वो परसेंटेज कोविड की वबा उस शहर में ज्यादा फैलेगी उसके ऊपर ये डिप्लॉयमेंट होंगी, उधर फौज जाएगी और SOPs के ऊपर अमल दरामद कराएगी। अगर उस परसेंटेज से वो नीचे रहेंगे तो उस जगह उनकी डिप्लॉयमेंट नहीं होगी। पाकिस्तान के जो अर्बन सेंटर्स हैं मोस्टली उसको फोकस किया गया है कि जो परसेंटेज ज्यादा आ रही है कोविड की वबा के फैलने की वो अपने अर्बन सेंटर्स के अंदर आ रहे। तो सर 10% परसेंटेज होगी या 20%? मतलब कि जैसे अब लाहौर की तकरीबन की डिसीजंस है। अच्छा, ये अभी NCOC ने फैसला करना है जी, मतदान के अंदर जैसे 50% पे पहुंची हुई है। जी 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 तो आप ये देखें कि फैसले NCOC ने करने हैं, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को देखते हुए करने हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखते जाइएगा इस चीज को हम इसीलिए आगे लेके जा रहे हैं कि मुश्किल फैसले ना करने पड़े। मुश्किल फैसला है क्या? हमारे लिए तो बहुत आसान था पहले दुनिया के अंदर कि आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करते हैं। जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करते हैं तो उसकी इंप्लीकेशंस क्या होती हैं? देखिए हमने जिस तरह पहले स्मार्ट लॉकडाउन के तस्वर लेके आए थे, अब हम एक नया तस्वर लेके आए हैं ताकि जो हमारी मईशत का पहिया है वो रुके ना और जो हमारे डेली वेजेस हैं, जो पॉवर्टी लाइन जो 25% से ज्यादा लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो इससे हर्ट ना हो। सर अब ये बताइएगा कि जरा जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी बात हो जाए। बहुत दबाव है, सब कह रहे हैं कि इस वक्त अगर कोई चैलेंज जमात के अंदर से है पाकिस्तान साहब की हुकूमत पे तो वो जहांगीर तरीन साहब के जो हामी रोज बरोज जिनके अंदर इजाफा हो रहा है उनकी तरफ से सर ये भी बात सामने आई है कि जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान साहब के दरमियान अब कोई राब्ता भी हुआ है और मुलाकात भी एक्सपेक्टेड है। तो सर कोई तफसील हमसे शेयर करेंगे कि ये फैसला हो चुका है, इमरान खान साहब मुलाकात करेंगे, तरीन साहब से करेंगे या जो पार्लियामेंटेरियंस उनके साथ खड़े हैं उनसे करेंगे? अच्छा मेरी बात सुन लीजिए, इसका मैं आपको बता देता हूँ कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस कुछ पार्लियामेंटेरियंस हैं वो ये समझते हैं कि जो रवैया रखा जा रहा है FIA और NAB की तरफ से जहांगीर तरीन के साथ वो रवैया ठीक नहीं है। उसका पस मंजर ये है कि पाकिस्तान में हमेशा शुगर के जो लोग हैं वो हमेशा इसके अंदर कोई ना कोई इस तरह का काम होता है कि जिससे आम आदमी को सफर होता है। इस दफा भी ये हुआ, जैसे ही हमारी हुकूमत आई हमें कहा गया कि काश्तकार को हम पैसे देने के काबिल नहीं है, हमारे पास ओवर स्टॉक्स मौजूद हैं, हमें इजाजत दी जाए कि हम इसे एक्सपोर्ट कर दें। एक्सपोर्ट का ये रिवर्स ऑर्डर के अंदर ये एक्सपोर्ट है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में चीनी सस्ती है, पाकिस्तान में क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है, तो हमारे मुल्क में जो प्राइस है वो ज्यादा है, दुनिया में वो कम है। तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे जो गैप है वो हुकूमत फिल करेगी। नून लीग के दौर में पिछले जो आखिरी साल था उसमें 27 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। इस दफा पहले साल में सब्सिडी दी गई 3 अरब रुपए की और उसके बाद ये कहा गया कि ये भाई किस तरह हो सकता है कि दुनिया में एक चीज सस्ती है, पाकिस्तान में एक चीज ज्यादा महंगी है और उसके बाद जैसी वो एक्सपोर्ट होती है प्राइस ऊपर जाने लग जाती है पाकिस्तान के अंदर। तो उसके ऊपर तो सारा कॉन्टेक्स्ट है, मगर इस वक्त तो जहांगीर तरीन साहब की तरफ से दबाव आ रहा है ना। दबाव क्या? देखिए मैं मकसद क्या है कहने का कि आप मिलना चाहते हैं, आपकी एक सोच है और वो आप समझते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मिलके हम वो एप्रीहेंशंस जो हमारी हैं वो हम बताना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के आई एम रेडी फॉर इट, आप आके बात करना चाहते हैं बिल्कुल करें, आपकी कोई एप्रीहेंशन है वो बताएं, मैं सुनने के तैयार हूं। बट एज यू नो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, कोई उनका दुश्मन कोई उनका दोस्त कभी डेयर नहीं कर सकता कि वो कोई आए उनको कहे किसी केस के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनकी हेल्प करे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इत्तेसाब के बारे में एक बड़ा क्लैरिटी के साथ पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे कोई आम बिजनेसमैन हो, चाहे आम कोई आदमी हो और किसी के ऊपर इल्जाम है, चाहे वो हमारी पार्टी का अपना बंदा हो,
अगर किसी के ऊपर इल्जाम है तो तरीकाकार बिल्कुल गाइडलाइन उसके ऊपर गिवन है, और वो ये है कि आप जो इल्जाम है उसका पाकिस्तान की अदालतों में बट ये देखें, ये तो आपने कह दिया कि ठीक है, मगर बहुत फर्क है ना यहाँ, क्योंकि ऑपोजिशन भी 3 साल से ये कह रही है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, जिस तरह इन्वेस्टिगेशन उनकी की जा रही है, जिस तरह वो अरेस्ट किए जा रहे हैं, मगर वहां तो इमरान खान साहब कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं चोरों से कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा। और जहांगीर तरीन साहब के ऊपर जब इल्जाम लगा और 40 आपके लोग उनके साथ जाके खड़े हो गए, उन्होंने भी तो बेसिकली ब्लैकमेल ही किया ना सर। वो रोज जाके खड़े हो जाते हैं, वो उनके घर डिनर्स खाते हैं, तो आप लोगों ने फौरन उनको बुला लिया और उनसे आप बात करने को भी तैयार हैं, तो दबाव के नीचे तो आप आ गए। और रवैया भी बहुत फर्क है फिर यहाँ। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और ये वाकई सवाल बनता भी। अब मैं आपको बता देता हूं, जब ऑपोजिशन की ये बात थी तो आपने याद होगा कि नैब के अंदर हमने एक ऑर्डिनेंस लेके आए, और उसके बाद हम मुज़ाकरात किए थे हमने ऑपोजिशन के साथ कि आए कि इस नैब ऑर्डिनेंसेस के अंदर चेंजेस होनी चाहिए। और चेंजेस किस तरह होनी चाहिए? चेंजेस इस तरह होनी चाहिए कि जो लोग इसके अंदर नैब जिनके ऊपर केसेस करे, उसके अंदर कोई ऐसा लूप होल ना रह जाए कि उसके बाद उसको अदालतें इक्विटल दे दें, वो इन सारी चीजों से बड़ी क्लीनली निकल जाए। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला तो करप्शन है, तो आए बैठते हैं, इसका हल निकालते हैं। तो आपको पता है कि उन्होंने 33 पॉइंट्स में अमेंडमेंट रेफर कर दी ताकि नैब भी खत्म हो जाए। इधर भी हम बैठने को हर एक के साथ साथ तैयार हैं कि आप ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए कि जिसके साथ कोई भी जो गिल्टी इंसान है वो इस सिस्टम के लूप होल्स को देखते हुए इसमें से निकल ना जाए। अभी जो आपने बात की जहांगीर तरीन साहब वाली, देखिए एफआईए ने अपनी रिपोर्ट दी, एफआईए ने उनके ऊपर केसेस किए, अदालत उनको देख रही है, अदालत ने उसके ऊपर फैसला करना है। अगर कोई मेरे पार्टी मेंबर आके मुझसे कोई बात करना चाहता है, आई एम ओपन फॉर इट, बट मैंने उनको बड़ी क्लैरिटी के साथ किया। जो एहतसाब का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, जो आईनी इदारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसके अंदर तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट कोई भी ऐसा रोल प्ले नहीं करेगी कि कोई समझे कि इसके लिए कोई स्पेशल रवैया अख्तियार किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात। आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।